बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स जेड एक्सिस हमने इसकी ड्राइव की थी। अगर हम अस्यूम करें कि एक्स डायरेक्शन में भी एक वेव जेड डायरेक्शन में एक वेव प्रोपेगेट कर रही है और इसी तरह एक्स और वाई डायरेक्शन में भी एक और वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो इन जर्नल हम अब यहाँ इक्वेशन ड्राइव करेंगे प्लेन वेव की जो कि किसी भी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अगर हम अस्यूम करें कि एक वेव के तीन कंपोनेंट हैं, यानी एक वेव जो किसी एंगल पर प्रोपेगेट कर रही है, जैसे यहाँ पर ये x है, ये x और y और ये z है और ये एक डायरेक्शन n है जिसमें वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो हम इसके तीन कंपोनेंट्स बना सकते हैं प्रोपेगेटिंग अलोंग x अलोंग y और z। तो वो हमने ये अस्यूम किए हैं कि ये वो कंपोनेंट्स हैं और हम इसको लिख लेते हैं ऐड करने के बाद कि E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे के डॉट आर। ये r जो है ये पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का स्पेस के अंदर, और k जो है इससे पहले हमने डिफाइन किया है प्रोपेगेशन कांस्टेंट है फ्री स्पेस में, ठीक है। तो और इसको हम एक्चुअली n k लिख रहे हैं, वेयर n जो है यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे के डॉट आर। ये ई नॉट जो है ये यहाँ पर ये डायरेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस के अंदर, और इस केस में भी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके राइट एंगल पे है। इसके से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम मैक्सवेल इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, और इसको सॉल्व करें यानी H इज इक्वल टू जे ओवर मेगा म्यू डेल क्रॉस ई। तो सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आ जाता है कि H जो है 1 ओवर ईटा वही जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है मीडियम की, और N क्रॉस E। तो आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। अब पोलराइजेशन ऑफ प्लेन वेव जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन जो फ्री स्पेस में है और ये फिक्स रहती है या चेंज होगी विद टाइम, तो ये हमने अब स्टडी करनी है। पोलराइजेशन से मुराद क्या है कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फील्ड जो है वो एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ओरिएंटेशन है वो यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर चेंज कर रहा है टाइम के साथ या फिक्स है इन टाइम, तो इससे पोलराइजेशन मुराद है। तो हम अब अस्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक जो वेव है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक x डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। E1 और E2 ये जो इसके फेजर मैग्नीट्यूड्स हैं। अब पहले केस में हम ये लें कि अगर E2 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसका एक ही कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, ये E2 0 हो गया, तो इसको हम कहेंगे लीनियरली पोलराइज्ड वेव अलोंग x एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में हमेशा रहेगा। अगर हम E1 0 कर लें तो फिर ये वेव लीनियरली पोलराइज हो जाएगी अलोंग y एक्सिस, और अगर E1 और E2 दोनों बराबर हो जाएं और रियल है तो उस सूरत में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 45 डिग्री पर होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड होगा, लेकिन ये स्टिल लीनियरली पोलराइज होगा। अब हम एक केस लेते हैं जहां E1 जो है वो JE2 है
E1 जो है जे E2 है, यानी E2 से 90 डिग्री फेज अहेड में है। और हम E1 की वैल्यू J0 लेते हैं तो E2 की वैल्यू -J E0 के बराबर हो गई। इस केस के अंदर फील्ड जो है इसकी ये एक्सप्रेशन बन जाएगी और ये फेजर फॉर्म में है। इसको हम टाइम डोमेन में लिखेंगे तो टाइम डोमेन में ये हमारी जो एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Z पर डिपेंड कर रहा है, तो हम ये करते हैं कि Z = 0 पर अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं और उस पोजीशन पर हम टाइम के साथ इसकी वेरिएशन देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप देखें टाइम के अंदर इस तरह वेरी कर रहा है, जैसे t = 0 और ओमेगा t = 0, तो उस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका x कंपोनेंट होगा। लेकिन अगर ओमेगा t इंक्रीज करेगा 0 से तो, और जब ओमेगा t π/2 के बराबर हो जाएगा तो फिर हमारा y कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन से रोटेट करके ये y डायरेक्शन में आ गया और फिर टाइम जब बढ़ेगा तो ये आस्ता आस्ता ये रोटेट करता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो ये जो टिप ऑफ द वेक्टर जो है वो एक सर्कल बनाएगी, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलरली पोलराइजेशन। और इस केस के अंदर ये रोटेशन फ्रॉम x टू y है, z डायरेक्शन ये x टू y है, तो हम इसको कहते हैं राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन। ये राइट हैंड है, राइट हैंड में रोटेट ऐसे हो रही है, वेव ऐसे पर, तो जिस तरह ये वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये हमारे पास मैंने यहाँ दिखाया हुआ, ये x डायरेक्शन, ये y x डायरेक्शन, और ये वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है। तो इस केस में रोटेशन इस तरह से हो रही है। अब अगर फ़र्ज़ करें हम E1 = -j E2 कर लें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी और इस सूरत में रोटेशन जो है अपोजिट हो जाएगी और इसे हम ये लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन कहेंगे। ये राइट हैंड है, यानी मेरी उंगलियों के डायरेक्शन में ये डायरेक्शन प्रोपेगेशन है, रोटेशन ऐसे है, और इस केस में रोटेशन उलट है और ये डायरेक्शन है। अब इस पोलराइजेशन के बड़े यूज़ हैं। अब जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन में जो टावर से जो सिग्नल हमारे मोबाइल सेट में आता है वो इंक्लाइंड होता है 45 डिग्री के ऊपर, लीनियरली पोलराइज होता है। अब एक आदमी लेटा हुआ है तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज सिग्नल जो है वो रिसीव करेगा, और अगर खड़ा है तो मोबाइल उसने ऐसे पकड़ा हुआ है तो उस वर्टिकली पोलराइज सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो ये दोनों जो है पोलराइजेशन हम ये मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हम इसकी एप्लीकेशन ये है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम लेफ़्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजर्स के ऊपर एक चैनल टीवी चैनल भेजेंगे और लेफ़्ट हैंड के ऊपर एक और टीवी चैनल भेजेंगे, तो फ्रीक्वेंसी दोनों सिग्नल्स की एक होगी। तो एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने दो पोलराइजेशन यूज़ किए हैं, ड्यूल पोलराइजेशन करके हमने उसी फ्रीक्वेंसी को 2 दफ़ा इस्तेमाल करी है। इसको हम फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कहते हैं। और इस पोलराइज सिग्नल का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, फिर हम वही इक्वेशन को लेते हैं, H = 1/eta Z क्रॉस E, Z डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, और ये इसकी एक्सप्रेशन आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।